राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर। 2023 से 2028 तक के लिए बिहार सरकार की ओर से तैयार कृषि रोड मैप का करेंगी लोकार्पण। कई अन्य कार्यक्रमों में भी होंगी शामिल। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 12 उम्मीदवारों की पहली सूची। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटा अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं से रणनीति पर करेंगे चर्चा। वहीं दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मामले में संसद की एथिक्स कमेटी ने बुलाई बैठक। 26 अक्टूबर को होने वाली बैठक में समिति ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को भी सुनवाई के लिए बुलाया। नई दिल्ली में जारी सेना कमांडर सम्मेलन का आज तीसरा दिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के अलावा वर्तमान और उभरते सुरक्षा परिदृश्यों पर मंथन जारी। गजा में अस्पताल पर हुए हमले में 500 से अधिक लोगों की मौत। इजरायली पीएम ने इस्लामिक जिहाद को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने कहा हमले की होगी जांच। और क्रिकेट विश्व कप में आज चेन्नई में होगा अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला। विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लाथम के हाथ में होगी न्यूजीलैंड की कमान। अफगानिस्तान का भी हौसला बुलंद। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैला निगार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से बिहार के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। पटना में राष्ट्रपति आज 2023 से 2028 तक के लिए बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण करेंगी। वहीं राष्ट्रपति 19 अक्टूबर को मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही राजभवन में पटना में बिहार के पीवीटीजी के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। राष्ट्रपति गुरुवार की शाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के पहले दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपने बिहार दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी। केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए 7,000 रुपए के अधिकतम सीमा के साथ बोनस को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लेखांकन वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस के अनुदान को मंजूरी दी है। इन आदेशों के तहत बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कई हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज के रूप में न्यायिक अधिकारी राजेंद्र कुमार वाणी, प्रमोद कुमार अग्रवाल, विनोद कुमार द्विवेदी, देवनारायण मिश्रा और गजेंद्र सिंह के नामों की सिफारिश की गई है। और इसी तरह पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जजों के रूप में 5 वकीलों हरमीत सिंह ग्रेवाल, दीपेंद्र सिंह नलवा, सुमीत गोयल, सुदीप्ति शर्मा और कीर्ति सिंह को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के लिए अधिवक्ता सिद्धार्थ शाह और आलोक मेहरा को जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। कॉलेजियम ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज के रूप में 2 वकीलों एन उन्नीकृष्णन नायर और कौशिक गोस्वामी को जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो वहीं रुद्र प्रकाश मिश्रा और रमेश चंद मालवीय को पटना उच्च न्यायालय का जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले में पीएमएलए के तहत लगभग 6.25 करोड़ रुपए मूल्य की 5 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ईडी ने कहा है कि कुर्क की गई संपत्ति राजदीप सिंह, कृष्ण कुमार और अन्य की है। ईडी ने कहा कि आरोपियों ने झूठे, जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश करके एक शैक्षिक सोसाइटी के माध्यम से छात्रवृत्ति का दावा किया है। ईडी छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई शिमला की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशालय ने SC/ST और OBC श्रेणी के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति वितरित की थी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना कमांडरों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी भी इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सेना कमांडरों का ये सम्मेलन नई दिल्ली में चल रहा है। ये शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम वैचारिक आधार पर विचार विमर्श के लिए भारतीय सेना को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की सुविधा प्रदान करने का एक संस्थागत मंच है। 5 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सेना कमांडर और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी पहले दिन वर्चुअल माध्यम से बैठक कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के अलावा वर्तमान और उभरते सुरक्षा परिदृश्यों पर विचार मंथन कर रहा है। कमांडरों का सम्मेलन अपने व्यापक क्षेत्र के साथ ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय सेना प्रगतिशील, अग्रगामी, अनुकूलित और भविष्य के लिए तैयार रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 17 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने का आग्रह किया है। कहा है कि छठ पर्व निकट होने के कारण बड़ी संख्या में मतदाता इस निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण का मतदान दिनांक 17 नवंबर बदलने का आग्रह किया है। लिहाजा दूसरे चरण के मतदान को आगे बढ़ाया जाए, जिससे अधिक से अधिक संख्या में मतदाता इस चुनाव से जुड़कर अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएं। और जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार को अपनी 3 दिवसीय दौरे के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचेंगी, जहां पर राष्ट्रपति पटना के बापू सभागार में बिहार के कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ करेंगी। तो क्या कुछ है कृषि रोड मैप और बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए कृषि रोड मैप के क्या कुछ फायदे हैं, इसी मुद्दे पर बिहार सरकार के कृषि विभाग के प्रधान सचिव संजय अग्रवाल ने डीडी न्यूज के साथ बातचीत की है और कहा है कि राष्ट्रपति के बिहार दौरे से आम लोगों में बेहद उत्साह है और ये उम्मीद की जा रही है कि कृषि प्रधान राज्य बिहार के लिए ये एक बड़ी सौगात राष्ट्रपति दे रही हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने पटना में संजय अग्रवाल से विशेष बातचीत की है। राष्ट्रपति बुधवार को पटना में होंगी और यहाँ पर कृषि रोड मैप 2023-28 को जारी करेंगी, उसका शुभारंभ करेंगी। हमारे साथ कृषि विभाग बिहार सरकार संजय अग्रवाल जो प्रधान सचिव हैं कृषि विभाग के, वो हमारे साथ अभी बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, कितना बड़ा ये गर्व का क्षण है बिहार के लिए जब महामहिम आ रही हैं और कृषि रोड मैप जो है उसका शुभारंभ करेंगे। देखिए, बिहार कृषि प्रधान राज्य है और कृषि रोड मैप का शुभारंभ करने माननीय राष्ट्रपति जी आ रही हैं, तो बिहार के लिए काफ़ी गौरव का विषय है। और पिछले 2 कृषि रोड मैप का भी जो शुभारंभ था वो तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था और उसके कारण बिहार की कृषि में काफ़ी बड़े बदलाव आए। बिहार की कृषि आज विश्व में कई प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, चाहे हम मखाना की बात करें, चाहे लीची की बात करें, चाहे कतरनी चूड़े की बात करें, चाहे मरचा धान की बात करें। ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स बिहार ने दिए हैं जो कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की जो डिपेंडेंसी है वो कृषि पर ज़्यादा है, लेकिन बाढ़ की जो समस्या है उसकी वजह से कई बार हमें जो है जूझना पड़ता है उसको लेकर के। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जो महामहिम का स्पीच होगा उसमें कहीं ना कहीं कृषि के लिए जो है बिहार के लिए कुछ अच्छी बातें निकल कर आएंगी और कृषि के मामले में बिहार और भी समृद्ध होगा। हाँ, बिल्कुल। देखिए, बिहार में एक ऐसा राज्य है जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ और सुखाड़, मतलब दोनों से हम लोग जूझ रहे हैं। जहाँ उत्तर बिहार बाढ़ से परेशान रहता है, वहीं दक्षिण बिहार पानी की कमी से परेशान हो रहा है। पहले ये स्थितियाँ नहीं थी, लेकिन बदलती जलवायु, बदलते क्लाइमेट में हम लोग देख रहे हैं कि लगातार चीज़ें बदल रही हैं और ख़ास करके खेती अब काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गई है। अब वैसे परिस्थितियों में यदि हम किसानों को सपोर्ट नहीं करें तो उनके लिए खेती काफ़ी डिफ़िकल्ट होती जा रही है। तो इसलिए राज्य सरकार 1,62,000 करोड़ रुपये अगले 5 वर्षों में किसानों के लिए इन्वेस्ट करेगी और उसमें किसी एक सेक्टर में नहीं, 12 डिपार्टमेंट्स मिल करके इस काम को करेंगे ताकि किसानों को जो ज़रूरत हो उसकी हम लोग पूर्ति कर सकें। संजय अग्रवाल जो प्रधान सचिव हैं कृषि विभाग बिहार सरकार के, उनका कहना है कि बिहार के लिए एक गर्व का क्षण है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों जो कृषि रोड मैप बिहार सरकार का है 2023 से 28 उसको रिलीज़ किया जाएगा, उसका शुभारंभ होगा और निश्चित तौर पर बिहार के कृषि को एक नई ऊंचाई मिलेगी।
कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ बापू सभागार पटना से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और अब बात करेंगे चुनाव की। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज राजस्थान के कोटा और अजमेर जिले के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जेपी नड्डा कोटा के लोटस अनंता औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद नड्डा शाम को अजमेर के किशनगढ़ में मार्बल एसोसिएशन के लोगों से मिलकर विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद संगठनात्मक विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे। इससे पहले जेपी नड्डा सोमवार को ही राजस्थान के दौरे पर आए थे। जोधपुर में उन्होंने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ 3 दौर की बैठकें की थीं। और मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 12 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है और 3 दिसंबर को इसके नतीजे जनता के सामने आएंगे। कांग्रेस ने मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। इसमें पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष ललिसावता का नाम भी शामिल है। और दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत तमाम पदाधिकारी शामिल हैं। बैठक में मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव पर चर्चा हो रही है। दोनों राज्यों के लिए प्रत्याशियों की अगली सूची पर मोहर लग सकती है। कांग्रेस ने राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन राजस्थान में अभी पहली लिस्ट का इंतजार है। राजस्थान जहां कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं पार्टी सभी फीडबैक और समीकरण का ध्यान रखते हुए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस पार्टी का फोकस जिताऊ कैंडिडेट पर है। और तेलंगाना में चुनाव प्रचार की कमान संभालने के लिए आज से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हैदराबाद पहुंच रहे हैं। 20 अक्टूबर तक दोनों नेता तेलंगाना में प्रचार करेंगे, लेकिन उससे पहले बीआरएस ने उन्हें अपने निशाने पर लिया है। निजामाबाद में बीआरएस की नेता और विधायक के कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो कभी नहीं करती। के कविता ने यह भी कहा कि वो राहुल गांधी को इलेक्शन गांधी बोलेंगी, क्योंकि वो सिर्फ चुनाव के समय ही प्रदेश में आते हैं। राहुल जी और प्रियंका जी आज आने वाले हैं। वो गारंटीज दे रहे हैं, अलग अलग तरीके के झूठे वादे यहाँ लोगों को कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी जो कांग्रेस पार्टी कहती है उन्होंने किया नहीं है। तो तेलंगाना की जनता ये जानती है कांग्रेस पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो अपने बात करते हैं उस पर कभी करा नहीं उतरते हैं। और राहुल जी को मैं तो राहुल गांधी जी नहीं बोलूँगी, मैं तो इलेक्शन गांधी जी ही बोलूँगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्शन के समय प्रदेश में आते हैं, अलग अलग तरीके के बात करते चले जाते हैं। और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मामले में 26 अक्टूबर को लोकसभा की आचार समिति ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सुनवाई के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को लेकर एक पत्र लिखा था, जिसमें टीएमसी सांसद पैसे और गिफ्ट लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था। और आगामी उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए दुबई में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में विभिन्न औद्योगिक समूहों के साथ 11,925 करोड़ रुपए के निवेश करार पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री धामी ने पर्यटन, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य देखभाल, मसालों और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी औद्योगिक घरानों को आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के लिए आमंत्रित भी किया। मंगलवार को दुबई में आयोजित रोड शो में पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े औद्योगिक समूहों के साथ करार किया गया। इसमें सार बायोटेक, कार्मिला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी ग्रुप, जीटीसी ग्रुप और फ्लो कॉग्लिमरेट ग्रुप, एक्सले ग्रुप और शराफ लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए। उत्तराखंड राज्य को
भारत में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि भारत दुनिया का जैसे 5वीं आज बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, आने वाले कुछ ही सालों में 3री अर्थव्यवस्था बनेगा। और कठिन समय में भी जिस तरीके से आज दुनिया के अनेकों देश कहीं ना कहीं अव्यवस्थित हो गए, कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा गई, ऐसे कालखंड में भी भारत ने जिस प्रकार से लगातार अपनी चीज़ों को मेंटेन किया है, मेंटेन ही नहीं किया है बल्कि उसमें लगातार सुधार किया है, उसमें उत्तराखंड राज्य भी अपना योगदान देता रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए टीटी न्यूज। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे नवरात्रि की। तो शरद ऋतु की नवरात्रि का आज चौथा दिन है। आज के दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। माँ के स्वरूप की पूजा और आराधना के लिए मंदिरों में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, घरों में भी उनकी विशेष पूजा की जा रही है। हम आपको दिखा रहे हैं मिर्ज़ापुर स्थित विंध्यवासिनी देवी मंदिर की तस्वीरें, जहां आज सुबह विशेष आरती की गई। देवी को उनका नाम विंध्य पर्वत से मिला है, जो विंध्य में निवास करती हैं। विंध्याचल वो स्थान और शक्तिपीठ है जहां पर देवी ने अपने जन्म के बाद निवास करने के लिए चुना था। माँ विंध्यवासिनी देवी की पूजा और ये मिर्ज़ापुर स्थित विंध्यवासिनी देवी मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां आज सुबह ये विशेष पूजा आरती की गई। हम जानते हैं कि देवी को उनका नाम विंध्य पर्वत से मिला है, जो विंध्य में निवास करती हैं। विंध्याचल वो स्थान और शक्तिपीठ है जहां देवी ने अपने जन्म के बाद इस स्थान को निवास के लिए चुना था। ये सुबह की आरती के दृश्य है। और अब देखिए, ये है दिल्ली के झंडेवालान मंदिर की तस्वीरें। झंडेवालान मंदिर में भी माँ दुर्गा की आराधना की जा रही है। आज नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। वाराणसी में मां कुष्मांडा दुर्गा कुंड मंदिर में विराजमान है, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन और पूजन के लिए पहुंचने लगे। हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम की ये रिपोर्ट देखिए।
नवरात्र का चौथा दिन माँ कुष्मांडा का दिन है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। माँ दुर्गा, जो दुर्गा कुंड का मंदिर है काशी का, उसमें ये आप दुर्गा कुंड मंदिर में भीड़ है श्रद्धालुओं की आज चौथे दिन अपने माँ कुष्मांडा के दर्शन के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं दुर्गा कुंड मंदिर के महंत जी। ये चौथे दिन माँ कुष्मांडा का क्या महत्व है? आज का जो विशेष श्रृंगार अलंकार किया गया है, माँ का संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए किया गया है। कुष्मांडा देवी का स्वरूप को यही माना जाता है कि जिसमें प्रकृति की संरक्षक के रूप में उनको माना जाता है। प्रकृति नेचर्स की देवी माना जाता है उनको, और संपूर्ण सृष्टि की कामना करते हुए आज मंदिर में महंत परिवार द्वारा और महंत जी द्वारा माँ का विशेष अलंकार किया गया है, जिसमें सभी भक्त आज माँ के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं और विशेष पुण्य के भागी हो रहे हैं। आप बताइए, आज चौथे दिन माँ कुष्मांडा के दर्शन का क्या लाभ मिलता है? आपने दर्शन कर लिया? हाँ, हर ढंग से लाभ मिलता है। दर्शन के बहुत अच्छा लगा, हर साल आते हैं, इस बार और अच्छे से दर्शन हुआ। माँ के दर्शन से अनेकों लाभ हैं, क्योंकि जो इच्छाएं इंसान की पूरी नहीं होती, माँ से मन से आत्मा से जो भी माँ से मांगिए वो सारी इच्छाएं माँ पूरी करती हैं। सच्चे दिल से सच्चे मन से आप उससे जो भी मांगेंगे माँ जरूर पूरा करेगी। जय माँ कुष्मांडा देवी। भक्तगण किस तरह से बैठ के अपनी आराधना पूजा कर रहे हैं, ये दुर्गा कुंड मंदिर में आप देख सकते हैं। चौथा दिन माँ कुष्मांडा का दिन, प्रकृति के संरक्षिका का दिन, सारे लोग आए हुए हैं अपने संरक्षण के लिए, अपनी मनोकामना के लिए। डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, दुर्गा कुंड मंदिर, वाराणसी। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें, गाजा के अस्पताल पर हुए हवाई हमले में कम से कम 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन ने एक दूसरे पर इस हमले का आरोप लगाया है। हालांकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोपों से इनकार किया है। गाजा सिटी के अल अहली अस्पताल पर एक बड़ा हवाई हमला हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों ने अस्पताल में शरण ले रखी थी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने गाजा अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कहा कि गाजा पट्टी एक अस्पताल पर हुआ घातक हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया है उसको इसका जवाब देना होगा। और इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो सबूत के तौर पर जारी किया है और आरोप लगाया है कि इजराइल को निशाना बनाते हुए एक रॉकेट से हमला किया गया। हालांकि वो विफल हो गया और उसमें विस्फोट हो गया। उसी क्षण गाजा में अस्पताल पर हमला हुआ और निर्दोष लोग मारे गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के अस्पताल पर हुए हमले के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। नेतन्याहू ने कहा है कि अस्पताल में कई स्रोतों से खुफिया जानकारी मिली है कि असफल रॉकेट प्रक्षेपण के लिए इस्लामिक जिहाद ही जिम्मेदार है। ये बात पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए कि बर्बर आतंकवादियों ने ही गाजा के अस्पताल पर हमला किया है, न कि इजराइल के सुरक्षा बलों ने। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकियों ने हमारे बच्चों की हत्या तो की ही, साथ ही साथ उन्होंने अपने बच्चों की भी हत्या की है। तो अल अहली अस्पताल पर हुए इस हमले में 500 से अधिक लोग मारे जाने की घटना के बाद भारत में इजराइल के दूत नाओल गिलोन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि अल अहली अस्पताल पर फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के एक रॉकेट ने हमला किया। उन्होंने हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में अपने ही बच्चों को मार डाला। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास स्पष्ट सबूत है कि ये एक फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद रॉकेट था। Hospital was hit by a rocket of the Palestinian Islamic Jihad. From the beginning of the fighting, more than 450 rockets, Palestinian shot rockets, fell inside the Gaza Strip. They tried to hit our children, but on the way hit their own children. The international poison machine immediately accuses Israel. It's really a pity that many around the world are cooperating with them. But in our technological world, everything is documented. And we have clear-cut evidence that it was a Palestinian Islamic Jihad rocket.
और इससे पहले गजा में अस्पताल पर हुए हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया है। बाइडेन ने कहा है कि वो गजा के अल अहली अरब अस्पताल में हुए धमाके और उसके कारण जान माल की भयानक क्षति से दुखी हैं। उन्होंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और आपको सीधे लिए चलते हैं एक प्रेस वार्ता में जो कि इजरायली डिफेंस की ओर से की जा रही है। We had ourselves were fast to go to conclusion. This is why in this event we took the time. Took us more than 5 hours. We wanted to double check everything, make sure we're credible. Again, we wanted to double check everything, make sure we're credible, opposed to the other events that you mentioned. Now we want to answer your first question. I'm saying it again. What I understand the assessment is there were people in the parking lot, probably taking refugees or whatever that came into the parking lot, staying in the parking lot, not inside the hospital itself, is what we understand. Then, what we understand, because the rocket's flight, due to the rocket flight, it was very, very short, because the launch has failed, the existence of propellant made a larger explosion than the warhead itself. And it caused the damage of explosion that we see of the burning cars here, okay, because of the existence of a large amount of propellant inside. This is the reason all those cars have been burned, and probably the people were in this parking lot. Just to follow up, one of the difficulties with independently verifying a lot of this information is the fact that journalists are not able to go into Gaza right now. So will you open access for journalists to be able to go into Gaza? I believe there are journalists now, some journalists now in Gaza, and I can tell you another thing. Hamas has closed the area, is trying to take evidence from the area. The area is now closed. I ask you to send the journalists now in Gaza Strip. Go to the hospital, take evidence. ABC in panel. Yeah, good morning, thank you. President Biden says he's outraged, and so are millions of people, not just throughout the Middle East, but elsewhere in the world. Whoever was responsible for this, many will still conclude that if you weren't already bombing Gaza with thousands of strikes, there wouldn't have been so many people in the hospital, and this attack would not have happened. In other words, whatever justification, explanation you can put on it, many people are just going to conclude it's Israel's fault. I will answer, sir. Important question. We have been calling for a couple of days now for the population in Gaza City and its surrounds to go southern from Wadi Gaza because Hamas is using them as human shield. Hamas tries in every way to keep the population by threatening, by taking car keys and other things, blocking the roads. He wants the population in Gaza City because all the infrastructures of Hamas, the terrorist infrastructures down beneath in the tunnels and in buildings among other innocent civilians, and also in sensitive locations like nearby hospitals and in mosques, etc., etc. All of this logic is based that the population will be a human shield. This is why he's so. तो ये आप तेल अवीव से इजरायली सेना के प्रवक्ता की प्रेस वार्ता सुन रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो अस्पताल पर हमला हुआ है उसमें इजराइल का कोई हाथ नहीं है। इजराइल ने अस्पताल पर ये हमला नहीं किया और ये कहीं ना कहीं जो हमास है वो इंसानों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ज़मीनी हमले ज़रूर करेंगे। तो ये प्रेस वार्ता और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीटी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीटी न्यूज़। नमस्कार।